टुडे इज़ 26 जून और हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस और जितने भी रिलेवेंट एग्जामिनेशन हैं, राइट, उसमें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हमारा वीडियो में जो भी एनालिसिस होगा बेसिकली वो आपके यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस को ध्यान में रख के ही किया जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू एनालिसिस। तो फ्रंट पेज में हमारा जो न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल न्यूज़ को इसमें स्किप करते हैं, तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वो है ये न्यूज़, साइंटिस्ट वॉर्न्स ऑफ जीका स्प्रेड। ठीक है, ये आपका न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जीका स्प्रेड। तो ये चलते जीका वायरस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जीका वायरस है होता क्या है एक्चुअली में। तो जीका वायरस है बेसिकली ये आपका जीका वायरस। तो जीका वायरस बेसिकली आपके फ्लैबीविरिड या फ्लैबी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जीका वायरस किससे बिलोंग करता है? आपका फ्लैबीविरिड या फ्लैबी वायरस भी बोलते हैं, तो उसके फैमिली से बिलोंग करता है। अब बेसिकली इसका स्प्रेडर कौन है? इसका स्प्रेडर है आपका एडिस मॉस्किटो। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से किस मॉस्किटो के कारण आपका जीका वायरस होता है। तो एडिस एगिपेटी और एडिस अल्बोपिक्टस, बेसिकली हम लोग इसे याद रखते हैं एगिस एगिपेटी। तो एगिस एगिपेटी मॉस्किटो के कारण क्या हमारा जीका वायरस स्प्रेड होता है। बेसिकली ये एक वेक्टर बोर्न वायरस है। क्या है? वेक्टर बोर्न, VORNE। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बोर्न वायरस है। जीका वायरस का नाम जीका क्यों पड़ा? क्योंकि ये आपके युगांडा के जीका फॉरेस्ट में सबसे पहले बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसका नाम जीका वायरस पड़ा। बेसिकली किससे ट्रांसमिशन होता है? इसका ट्रांसमिशन आपका मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो में किसके साथ होता है? एडिस एगिपेटी मेनली आपका ये रहता है, और एल्बोपिक्टस, ये दोनों कारण होता है आपके एडिस मॉस्किटो के कारण आपका ट्रांसमिशन होता है। साथ ही साथ सेक्सुअल ट्रांसमिशंस में भी आपका जीका ट्रांसफ़र हो जाता है, जीका वायरस ट्रांसफ़र होता है। प्रेगनेंसी में भी बच्चे से माँ से बच्चे में जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका जीका वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, अगर हम ब्लड चेंज करते हैं या चढ़ाते हैं तो उस केसेस में भी जीका आपका वायरस का होने का खतरा बना रहता है। जब प्रेगनेंसी में जब आपका जीका वायरस ट्रांसफ़र होता है माँ से बच्चे में, तो बच्चे में एक बीमारी देखा गया जिसका नाम है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली एक बीमारी हो जाती है उनके बच्चों में। तो माइक्रोसेफली में क्या होता है? बेसिकली दिमाग, जो ब्रेन का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल ब्रेन का साइज़ ये है, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो जो माइक्रोसेफेली होने के कारण क्या होता है, उनकी ब्रेन की साइज़ है ना छोटी हो जाती है, राइट। तो इसके कारण क्या हो जाएगी, इसके कारण क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपको कॉग्निटिव जो स्किल्स होते हैं या कॉग्निटिव एबिलिटी होते हैं वो आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। साथ साथ आप में मोटर स्किल्स की जो एबिलिटी होती है वो भी आप में अफेक्ट हो जाती है ना। तो माइक्रोसेफेली इसको बोलते हैं, जिसमें दिमाग का जो साइज़ होता है, ब्रेन का साइज़ छोटा हो जाना होता है। इसके कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, उसकी मोटर स्किल्स के कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं हो पाता। ठीक है, स्पीच में भी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली जीका वायरस के, ये आपको डेंगू के सिम्टम्स के लगभग सेम ही होता है। जो डेंगू का जो सिम्टम्स होता है, जीका वायरस का भी सिम्टम्स लगभग सेम ही होता है। इसमें आपके आँख लाल हो जाएंगे, आपको मसल पेन होगा, आपको जॉइंट पेन होगा, हेडेक भी हो सकता है, आपको रैशेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जीका वायरस का। बेसिकली हमको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लैबीविराडे। फ्लैबीविराडे या फ्लैबी वायरस की बोल सकते हो, है ना, फ्लैबी वायरस या फ्लैबीविरिडे इस फैमिली से बिलोंग करता है। इसको स्प्रेड करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मॉस्किटो का है, और उस मॉस्किटो का नाम है एडिस मॉस्किटो, एडिस एगिपेटी। ठीक है, जीका आपका वायरस है, इसका ट्रांसमिशन आपको मॉस्किटो, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, प्रेगनेंसी या ब्लड ट्रांसफ्यूशन, तीनों ये चारों तरीके से संभव है। ठीक है, तो ये भी हमारा जीका वायरस यहाँ पे कवर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो बस इसमें इतना ही जानना है कि जीका के बारे में क्या है। पूरा न्यूज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ रिलेवेंट जो न्यूज़ होगा वही आपको यहाँ पे कैच करना है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ जीका को बारे में जानना था बस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है आपका, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, नेक्स्ट न्यूज़ वो है आपका नेक्स्ट है, कहाँ गया, इसमें भी, इस पेज में भी कुछ नहीं है, सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है। पॉलिटिकल न्यूज़ को हमेशा हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, और हमेशा उन न्यूज़ को हम लोग पिकअप करते हैं जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। आपने मेरे एडिटोरियल्स वाले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि हमने पूरे वीक में सिर्फ 2 एडिटोरियल्स को ही चूज़ किया है क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर एडिटोरियल्स वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसको हम लोग ले सकते हैं एनवायरनमेंट या फिर ज्योग्राफी के सेक्शंस में भी इसको यूज़ हो सकता है। जैसे फर्स्ट पेशेंट ऑफ एनिमल हॉस्पाइस इन वेनाड सेंचुरी। तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि वेनाड सेंचुरी है कहाँ एक्चुअली में, तब हमको ये न्यूज़ समझ में आएगा। अभी बोल रहा है कि पहला पेशेंट ऑफ एनिमल हॉस्पाइस, यानी कि बेसिकली एक टाइगर है, ठीक है, उसको अभी वेनाड सेंचुरी में एनिमल हॉस्पाइस है। हॉस्पाइस में बेसिकली वैसे एनिमल्स को रखा जाता है जो अभी उनका जो उम्र हो चुका होता है बहुत, ठीक है, मतलब वो बेसिकली उनका उम्र मतलब पूरा कर चुके हैं। अब इस जो ये जो बाघ है बेसिकली, इसका जो एक्सपेक्टेंसी वो एक्चुअली 12 साल का होता है और ये नियर टू डेथ के करीब करीब है, और इसको एनिमल हॉस्पाइस में रखा गया। और हमको ये जानना है बेसिकली, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा वेनाड सेंचुरी। ये पूरे न्यूज़ में से इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा कि ये वेनाड सेंचुरी है कहाँ पे सेंचुरी। तो हमको जानते चलिए कि वेनाड कहाँ पे है एक्चुअली पे। तो ये हमारा पड़ जाता है केरला में, ये आपका यहाँ पे पड़ता है वेनाड सेंचुरी। ठीक है, ये हो गया हमारा वेनाड सेंचुरी। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मैप में कि वेनाड सेंचुरी के आसपास और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वेनाड सेंचुरी, और ये आपका केरला है, ये आपको केरला है, राइट। तो इसको हम लोग एक बार डीमार्क कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा। ये केरला का बाउंड्री हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये बाउंड्री यहाँ से हो गया कर्नाटका का बाउंड्री। ठीक है, ये कर्नाटका का बाउंड्री चला गया, ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया कर्नाटका, सॉरी ये हो गया हमको केरल। ठीक है, तो ये हमको समझ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर मैपिंग आपको अच्छा है तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली आपको क्या है, यहाँ पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये पूरा जो एरिया है बेसिकली ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पे आपको इसमें बहुत सारा चीज़ आपको टॉपिक कवर भी होगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, नीलगिरी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं शॉर्ट फॉर्म BR लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे, एक नीचे भी है आपका, इसको बोलते हैं अगस्थामलई। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अगस्थामलई। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब नीलगिरी यहाँ पे बायोस्फीयर, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, नीलगिरी हिल्स। तो मैं यहाँ पे नीलगिरी हिल्स के लिए इस हिल्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं नीलगिरी हिल्स भी है यहाँ पे, नीलगिरी हिल्स, राइट। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका ये वाले जो एरिया में, ये वाले एरिया में आपका हो गया है ना अन्नामलई हिल्स, अन्नामलई हिल्स। और उसके बाद ये नीचे के जो एरियाज हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो हमारा ज्योग्राफी सेक्शन भी इसमें क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे हिल्स है, ठीक है, कहाँ पे आपका नेशनल पार्क है। तो वेनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यहाँ पे पड़ता है। ये तो नीलगिरी हिल्स और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है आपका वेनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है।
अब इसके यहाँ पे यानी कि आपके नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हो गया आपका नागरहोल, 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 यहाँ आपके नेशनल पार्क है नागरहोल, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। अब ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका हो गया बांदीपुर, यहाँ पे हो गया आपका बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे आपका नागरहोल हो गया, यहाँ पे आपका बांदीपुर, ये दोनों हो गया आपका कर्नाटका में पड़ता है। और यहाँ यह तमिलनाडु, तमिलनाडु में यहाँ पर इस एरिया में आपका पड़ रहा है, आपका क्या पड़ रहा है, मुदुमुलई, मुदुमुलई, ठीक है, मुदुमुलई। तो यहाँ पे आपका मुदुमुलई पड़ गया, यहाँ पे आपका नागरहोल नेशनल पार्क पड़ गया, यहाँ पे आपका बांदीपुर पड़ गया, और ये वाले एरिया में आपको पड़ गया आपका क्या पड़ गया आपका वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वेनाड वाइल्ड सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है, ठीक है। और हमने पढ़ लिया नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में जो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है आपका, डोडा बेटा। तो हमको ये भी जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, डोडा बेटा, ठीक है। मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ कि ये हिल्स है, डोडा बेटा। अन्नामलाई में क्या है आपका हिल्स, अन्नामुड़ी, यहाँ पे है अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी, ठीक है। और कार्डमम हिल्स में क्या है आपका, अगस्थामलाई, यहाँ पे आपका अगस्थामलाई, अगस्थामलाई, ठीक है। ये आपका हिल्स हो गया, ठीक है। तो हमको ये पूरा कवर अप हो गया। और यहाँ पे आपको ये आपका नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, इसके बीच में जो है इस ये वाले एरिया में आपको पड़ता है पालघाट, पालघाट गैप, ठीक है। पूछ सकता है कभी कभी कि पालघाट गैप किसके किसके बीच पड़ता है, तो नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच में पड़ता है आपका पालघाट गैप। तो यहाँ पे हो गया पालघाट गैप आपका, ठीक है। तो मैं उसको डिनोट कर दे रहा हूँ। तो यानी हमारा क्या कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा आपका एक मैप कंप्लीट हो जा रहा है आपको। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हो गया, नीलगिरी हिल्स के बाद अन्नामलाई हिल्स हो गया, अन्नामलाई हिल्स के बाद कार्डमम हिल्स हो गया। नीलगिरी हिल्स में सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, और अन्नामलाई में हो गया अन्नामुड़ी, कार्डमम हिल्स में हो गया अगस्थामलाई। 2 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आपको मिल गए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। वेनाड जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ का किसके इसके आसपास क्या है आपका, नागरहोल आपका नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, बांदीपुर भी आपका कर्नाटका में पड़ता है। ये नॉर्थ में हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया, और ईस्ट में हो गया आपका मुडुमुलई, ठीक है। ये आपका वेनाड कहाँ पड़ता है, केरल में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक साइलेंट वैली भी है, तो अगर आपको जानना है तो यहाँ पे एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे साइलेंट वैली। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ठीक है। और यहाँ पे आपका है ना अगस्थामलाई से यहाँ पे आपका पेरियार नेशनल पार्क भी होगा, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। तो लगभग ये आपका पूरा कवर अप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा कवर अप हो गया है ठीक है। तो हमारा वेनाड आपका सेंचुरी जो है ना, ये पूरा का पूरा कवर अप हो गया एक मैप से ही, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट में आपका क्या है, केरला टू हैव इट्स ओन रीजनल लिस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अभी केरल वो ऐसा पहला राज्य बनने वाला है, अभी हुआ नहीं है पर बनने वाला है, जिसका अपना एक रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स होगा। एक्चुअली में जो रेड लिस्ट होता है ना, वो बेसिकली IUCN निकालता है, IUCN, ठीक है। IUCN ही निकालता है आपका रेड लिस्ट, बर्ड्स का हो, एनिमल्स का हो, ये सब का IUCN निकालता है, ठीक है। अभी इंडिया में केरल वो पहला ऐसा स्टेट होने वाला है जिसका अपना एक रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स होगा। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न इसलिए देखा जा रहा है, ऐसा बोला जाता है बेसिकली कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऐसा बोला कि जब IUCN रेड लिस्ट निकालता है अपने बर्ड्स का, तो IUCN तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो ग्लोबल लेवल पे देखता है हर चीज़, उसका जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो ग्लोबल लेवल पे है। यानी कि कोई बर्ड्स का जो वो अगर रेड लिस्ट निकालेगा उसमें जो स्टेटस दिया है वो तो ग्लोबल होगा, ठीक है, ग्लोबल से रिकॉग्नाइज़ किया गया है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो IUCN निकाल रहा है रेड लिस्ट, ठीक है, वो
रीजनल लेवल पे उसका हो सकता है उसका स्टेटस कुछ अलग हो। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कि IUCN बोल रहा है कि कोई चीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, कोई एक पक्षी है मान लेते हैं जो कि आपका एंडेंजर्ड है, जैसे ये एंडेंजर्ड सीरीज स्पीसीज है आपका, ठीक है, आपका बानासुरा, ये आपका एंडेंजर्ड है, ऐसा IUCN अगर बोल रहा है तो हो सकता है ये आपका केरल में ये आपका हो सकता है वनरेबल हो, या फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी हो सकता है, यानी कि स्टेट उसके रीजनल जगह पे उसका स्टेटस कुछ अलग भी हो सकता है। तो इसलिए केरल बोल रहा है कि हम अपना एक रीजनल निकालेंगे रेड लिस्ट, और जो रेड लिस्ट निकलेगा वो IUCN के ही के मॉड्यूल पे होगा एक्चुअली, ठीक है, और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बनने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केरल अपना रेड लिस्ट निकालने वाला पहला राज्य बनने वाला है IUCN के पाथ पे, यानी IUCN के मॉडल पे। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये रेड लिस्ट IUCN है ना निकालता है तो उसमें ऐसा क्या यूज़ करता है, यानी उसका जो आर्किटेक्चर है हमको वो समझना है IUCN का रेड लिस्ट, दैट इज़ द मेन थिंग। यहाँ में इसका क्रक्स ये है इस चीज़ का, ठीक है, हमको और बाकी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये जानना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि IUCN जो निकालता है रेड लिस्ट वो क्या है एक्चुअली, और उसमें जो न्यूज़ हमको समझ में आ जाएगी केरल में निकलने वाला है अपना रेड लिस्ट, तो हमको ये देखना है कि IUCN क्या निकालता है। तो चलिए IUCN देखते हैं, ठीक है। तो ये IUCN का रेड लिस्ट है। तो IUCN बेसिकली आपको है ना इस तरह से आपको मैप करता है, यानी रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे देखता है बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। लिस्ट कंसर्न ऐसी चीज़ है जिसको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत कम कंसर्न करने से उसको बोला है लिस्ट कंसर्न, तो वो हमेशा ग्रीन सिंबल में है। फिर कुछ होता है नियर थ्रेटेंड, कुछ होता है वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। और ये जो रिस्क है आपका बढ़ते जा रहा है। अब देखोगे कि पहले आपका लिस्ट कंसर्न हुआ, फिर नियर थ्रेटेंड हुआ, फिर वनरेबल हुआ, फिर एंडेंजर्ड हुआ, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और टोटली एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म ही हो गया। तो यानी कि ये जो रिस्क है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं रिस्क हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो IUCN अपना एक रेड लिस्ट निकालता है, इसी को बोलता है IUCN रेड लिस्ट। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आपका क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये क्राइटेरिया इस फिगर से हमको पूरा ऐसा IUCN का क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा कि IUCN निकालता कैसे है उसका रेड लिस्ट। तो अगर एक्सटेंट की बात की, एक्सटेंट को उसने बोला गया EX, ठीक है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया उसके पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कितना डिक्लाइन हो रहा है। क्राइटेरिया उसके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे करेगा कि कितनी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो उपलब्ध है। क्राइटेरिया उसके पॉपुलेशन के साइज़ पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल वहाँ पे उसके जीवित हैं। और क्राइटेरिया उसका डिपेंड करेगा उसके एक्सटेंशन पे कि इतने साल में या पर्टिकुलर साल में कितना उसका परसेंटेज एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्राइटेरिया आपका डिसाइड होता है। पॉपुलेशन का ट्रेंड कि क्या पॉपुलेशन घट रहा है, किस हिसाब से घट रहा है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, पॉपुलेशन का साइज़ में उसका मैच्योर इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, ठीक है। और एक्सटिंक्शन का प्रोबेबिलिटी जो क्वालिटेटिव आपका एनालिसिस किया जाता है उसमें हमको ये देखा जाता है कि ये जो भी एनिमल्स या बर्ड्स हैं उसका एक्सटिंक्शन किस रेट से हो रहा है, ठीक है, उसको भी हमको देखना है। तो हम लोग पहले देखते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट एक आपका कैटेगरी है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी की हम लोग पहले बात करते हैं। तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब जो वाइल्ड में जो इंडिविजुअल है वो मर चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है, यानी टोटली आपको विलुप्त हो चुका है जिसको बोलते हैं, है ना, एक्सटिंक्ट। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, अभी डायनासोर मिलते नहीं ना, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, EX कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो द लास्ट वाइल्ड इंडिविजुअल हैज़ डाइड, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब होता है दूसरा एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, है ना, एक है था एक्सटिंक्ट, दूसरा होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन कैप्टिविटी में उसको बरकरार रखा गया है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो वाइल्ड में अगर उसको देखोगे तो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कैप्टिव में हो सकता है कोई जू में हो गया, है ना, उसको रखा गया तो वहाँ पे वो उसकी कुछ इंडिविजुअल्स अभी भी जीवित हैं, तो ऐसे बोलते हैं उसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब होता है इसको इस कैटेगरी को बोलते हैं एक्सटिंक्ट कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी को बोलते हैं थ्रेटन कैटेगरी, है ना, ये कैटेगरी का हो गया एक्सटिंक्ट कैटेगरी, एक्सटिंक्ट। ये कैटेगरी हो गया आपका जिसके अंदर 3 कैटेगरी आता है आपका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वनरेबल, ठीक है, ये हो गया थ्रेटन कैटेगरी। यानी
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इससे क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम्स में, बराबर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो थ्रेटन कैटेगरी होता है जिसमें सबसे पहला आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि उनका जो पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन हो रहा है, किस रेट से डिक्लाइन हो रहा है, कम से कम उसका 90% पॉपुलेशन उसका डिक्लाइन हो गया होगा पिछले 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में। ये निकालते हैं हम लोग कस में, लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में क्रिटिकली आपका जो एंडेंजर्ड है यानी CR है, उसका 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन उसका ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है आपका लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। और इसमें कितना बच रहा है आपका, कम से कम 250 मेच्योर इंडिविजुअल से कम है, कम को मैंने नीचे कर दे रहा हूँ, 250 मेच्योर इंडिविजुअल से कम इसका पॉपुलेशन साइज़ है क्रिटिकली एंडेंजर का। साथ ही साथ इसका जो एक्सटिंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रहा है 10 साल में, यानी आने वाले 10 साल में 50% से ज़्यादा है, ठीक है, 50% से ज़्यादा है आने वाले 10 साल में, ठीक है, आने वाले 10 साल में 10 ईयर्स में, है ना, 50% से ज़्यादा उसके जो स्पीसीज़ हैं वो और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि 10 साल में क्या होगा, लास्ट 10 साल में क्या होगा, 90% पॉपुलेशन उसका चला गया होगा, ख़त्म हो चुका होगा। अभी मिनिमम कम से कम 250 से नीचे आपके उसके स्पीसीज़ बच रहे होंगे मेच्योर इंडिविजुअल, और आने वाले 10 साल में उसके 50% आपका जो भी स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्पीसीज़ को हम लोग रखते हैं, को बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर, और उसको CR बोलते हैं। अब दूसरा हो गया आपका एंडेंजर। एंडेंजर में क्या होगा, एंडेंजर EN, एंडेंजर में क्या होगा आपका, लास्ट 10 साल में क्या होगा, 70% उसका पॉपुलेशन ख़त्म हो चुका है लास्ट 10 साल में, ठीक है। मेच्योर इंडिविजुअल उसको करीब 2500 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, 2500 से नीचे उसका मेच्योर इंडिविजुअल होगा, और ठीक है 20% उसका, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, 20% एक्सटिंक्ट हो जाएगा, 20% से ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो जाएगा किसने, 20 सालों में, ठीक है। तब वो एंडेंजर की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर 70% उसका एक्सटिंक्ट ऑलरेडी हो चुका है 10 साल में, 2500 से कम उसका मेच्योर इंडिविजुअल है, और 20% उसका जो भी स्पीसीज बच रहा है आने वाले 20 साल में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वनरेबल, जिसको हम लोग VU बोलते हैं, वनरेबल, ठीक है। वनरेबल में क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है वो 10 साल में कितना है, 50% से ज़्यादा है, यानी पिछले 10 साल में उसका 50% उसका पॉपुलेशन ख़त्म हो चुका है वनरेबल के केसेस में, है ना। और उसका जो मेच्योर इंडिविजुअल्स कितने हैं आपके, 10,000 से कम है, ठीक है, 10,000 से कम है मेच्योर इंडिविजुअल्स अगर वो वनरेबल होगा। और आने वाले 10 साल, आने वाले 100 सालों में, आने वाले 100 साल में उसका 10% एक्सटेंड 10% आपका चला जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा आने वाले 100 सालों में। ये है, इससे आपका UPSC में क्वेश्चंस पूछा गया है बार बार, ठीक, इसलिए मैंने आपको इसको पूरा आपको ये CR, एंडेंजर, वनरेबल, ये तीनों को बता दिया। इससे अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। यानी वनरेबल के केसेस में क्या हो रहा है आपका, 50% उसको ऑलरेडी एक्सटेंड हो जाएगा, 10 साल में हो चुका है, 10,000 से नीचे कम का पॉपुलेशन है मेच्योर इंडिविजुअल, और आने वाले 100 साल में उसका 10% एक्सटेंड होने की संभावना है। तो ये आपका हो गया आपका थ्रेटन, ठीक है। अब होता है नॉट थ्रेटन। नॉट थ्रेटन में आपका हो गया, क्या क्या आ जाएंगे आपको, नियर थ्रेटन या लिस्ट कंसर्न। यानी कि नियर थ्रेटन मतलब जो कुछ सालों में आपके वनरेबल में केसेस में आ सकते हैं या थ्रेटन की कैटेगरी में आ जाएंगे। लिस्ट कंसर्न वैसे होते हैं जिनको वो पूरे वाइड स्प्रेड में है, उसको बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, जैसे चूहा, ठीक है, वो लिस्ट कंसर्न में आता है, कौवे, है ना, ये सब लिस्ट कंसर्न में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका IUCN का रेड लिस्ट है, और ये उसका कैटेगरीज था, इसको हम लोगों ने, और इसके 3 कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक है एंडेंजर्ड और वनरेबल, और इसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पूरा के पूरा, ठीक है। और इधर हो गया एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको बोल रहा हूँ, 2-3 बार इसको पढ़िए, है ना, और इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। IUCN हर साल या अल्टरनेटिव साल में आपका आता ही है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका
टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो पीएम हेड्स टू जर्मनी फॉर G7 समिट। ठीक है, तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, G7 समिट। ठीक है, इसमें जो न्यूज़ है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, G7। तो G7 समिट कौन करता है, बेसिकली G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इसमें यूएस यूके हो गया, यूएस हो गया आपका, है ना, यूके हो गया आपका, हो गया फ्रांस, जापान, है ना, जापान, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, इटली के बाद क्या हो गया हमारा, कनाडा, कनाडा। ठीक है, तो ये आपका हो गया G7 कंट्रीज। बेसिकली सारे डेवलप कंट्रीज है, यूएस हो गया, यूके हो गया आपका, फ्रांस हो गया, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सब हो गया आपके G7, है ना, इसको बोले ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए हैं G7 समिट में एज ए स्पेशल इन्वाइटी। ठीक है, कहा गया है स्पेशल इन्वाइटी, स्पेशल इन्वाइटी। ठीक है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है G7 का, पर स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जा सकता है। तो एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं भाग लेने के लिए। ठीक है, ये आपका वाशिंगटन डीसी में आपको इसको फाउंड किया गया था। तो फाउंडेड एट वाशिंगटन डीसी, WDC में लिख देता हूँ, WDC। ठीक है, वाशिंगटन डीसी एज ए लाइब्रेरी ग्रुप, लाइब्रेरी ग्रुप, पहले इसका नाम लाइब्रेरी ग्रुप था। ठीक है, तो इस बार का जो G7 समिट हुआ, ये हुआ कौन सा वाला G समिट, 48, ये 48 समिट था G7 समिट। तो हमको इसमें नहीं जानना है कि G7 समिट में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, कौन कौन से देश होते हैं एक्चुअली। तो यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा प्लस यूरोपियन यूनियन। ये अपना इंडिया इसमें एज ए स्पेशल इन्वाइटी गया है। ये इसका कहाँ पे खोजा गया था, फाउंडेड हुआ था वाशिंगटन डीसी में, और इसको एज ए लाइब्रेरी ग्रुप बोले थे। इस बार क्या कौन सा समिट हो रहा है, 48 समिट हो रहा है। 10, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है आपका G20 आपका इवेंट्स होने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्या, G20। तो पाक अपोजेस G20 इवेंट्स इन कश्मीर। तो ठीक है, पाक अपोज कर रहा है G20 इन कश्मीर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है G20 को देखना कि G20 एक्चुअली में है क्या एक्चुअली। तो G20 आपका है 19 कंट्रीज़ है, 19 कंट्रीज़, है ना, ग्रुपिंग ऑफ 19 कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ में लिख दिया प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इसको ग्रुप किया गया, किसमें, 5 ग्रुप में किया गया। 5 ग्रुप है एक्चुअली, 5 ग्रुप। 5 ग्रुप में 1 2 3 4 5 है, जिसमें इंडिया सेकंड ग्रुप में आता है। राइट, इंडिया किस में आता है, सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में इंडिया के ग्रुप में 3 और हैं। एक है रशिया, इंडिया के ग्रुप में है। एक है टर्की, और एक है साउथ अफ्रीका। ये चारों मिलाकर का एक ग्रुप बनता है, जिसको लोग सेकंड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, राइट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट G20 को चेयर कर रहे हैं, है ना। G20 को 2022 में करेंगे कौन, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट करने वाले। G20 2022 का है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, G20 को चेयर करने वाले हैं। और 2023 में इंडिया चेयर करेगा, वही जम्मू कश्मीर में चेयर करने वाला है इंडिया, जिसको पाक अपोज करने वाला। ठीक है, तो इंडिया चेयर करेगा आपको 2023 में। 2022 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट किए थे, और 2021 में
आपका 2021 में रोम ने किया था, रोम इटली, ठीक है। तो 2021 में रोम इटली ने किया था, 2022 में इंडोनेशिया वाले करने वाले हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, और 2023 में आपका इंडिया करने वाला है। ऐसा दिल्ली समिट हो गया था, इंडोनेशिया में बाली समिट होगा, रोम में होगा तो रोम समिट ये होगा। बेसिकली G20 होता क्या है? G20 के अंदर कुछ नेशंस हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलप नेशन, और कुछ होते हैं डेवलपिंग नेशंस। यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, इन दोनों को क्या किया जाता है? एक साथ लाया जाता है G20 में, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ ला करके जो ग्लोबल मुद्दे हैं, ग्लोबल मुद्दे या ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है, उस पर होता है डिस्कशन। ग्लोबल इश्यूज क्या हो सकते हैं? अभी जैसे रशिया ने अभी ये किया है, ठीक है, यूक्रेन पे वो अटैक किया है, इन्वेजन कर रहा है, तो भी एक ग्लोबल मुद्दा है ना। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल मुद्दा है, ठीक है। तो ये सारे ग्लोबल मुद्दे उस पे, या फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो गया, या इकोनॉमी एक ग्लोबल मुद्दा है, ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है? ग्लोबल मुद्दे, या पैंडमिक हो गया, ये भी सब ग्लोबल मुद्दे हैं। तो ये सब ग्लोबल मुद्दे पर डिस्कस करने का काम करता है। इसमें क्या होता है? डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन को एक साथ लाया जाता है और वहाँ पे ग्लोबल मुद्दे पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तभी इसका प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के पास है, और 2023 में इंडिया के पास आएगा। इंडिया सेकंड ग्रुप में है, इंडिया के साथ इंडिया, रशिया, तुर्की और साउथ अफ्रीका है, ठीक है, G20। और इसमें G20 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रोका, TROIKA, ये है ट्रोका। ट्रोका में क्या होता है बेसिकली? क्योंकि G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, या अपना कोई प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट नहीं है उसके पास, ठीक है। जैसे हेडक्वार्टर्स, उसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है G20 का, है ना। G7 का होगा, है ना, लेकिन G20 का नहीं है। तो उसके लिए उन लोग यूज़ करते हैं ट्रोका, एक टर्म है। इसमें क्या होता है बेसिकली? जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है ना, और जिससे प्रेसिडेंसी लिया गया, यानी कि पिछले वाला प्रेसिडेंसी, है ना, और फ्यूचर प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब ये प्रेजेंट वाला है, ये है प्रेजेंट, है ना, ये मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये है फ्यूचर। तो ट्रोका के अंतर्गत क्या होता है? ये प्रेजेंट का जो प्रेसिडेंसी है, ये इसके साथ मिल करके और फ्यूचर वाले साथ मिल करके जो भी G20 के अंदर जो भी एजेंडा होगा, ठीक है, उसको करने का काम करता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रोका, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोका। यानी कि अभी अगर मान लो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंसी है, तो और फ्यूचर में किसके पास होने वाला है? इंडिया का प्रेसिडेंसी होने वाला है। और पास्ट में किसके पास था? रोम के पास। तो ये तीनों के जो प्रेसिडेंसीज हैं, इनको एक साथ हम बोलेंगे ट्रोका, और तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं, है ना। और जो भी G20 के अंदर जो भी मीटिंग एजेंडा होता है, उसको सेट करने का काम करते हैं इसी के थ्रू। तो यहाँ पे G20 आपका पूरा कवर हो जाता है। हमने G7 कवर कर लिया, हमने G20 कवर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट में बैकफायर, ठीक है। ये आपका न्यूज़ है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट 2021 में अमेंडमेंट हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है। में बैकफायर हो सकता है। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम UPSC के लिए या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, इससे क्वेश्चंस आना बहुत लाजमी है, मतलब आएगा ही आएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो बेसिकली क्या होता है इस पूरे न्यूज़ का एक क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बेसिकली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उनमें क्या होता है? बच्चे होते हैं, है ना। और उन बच्चों के साथ अगर कोई अब्यूज़ हो, या उन बच्चों के साथ कोई क्रूरल्टी हो, तो क्या होता है बेसिकली? वो बच्चे आपका ये नहीं करते, यानी पुलिस में जा कर के, या पुलिस में ऑब्वियसली रिपोर्ट नहीं कर पाते, खुद से तो रिपोर्ट नहीं कर पाते। अगर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों के साथ अगर क्रूरल्टी हो या अब्यूज़ हो, तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो उनका रिपोर्ट कौन करता है? पेरेंट करेगा, या फिर चाइल्ड वेलफेयर
कमेटी करके होता है, CWC, वो रिपोर्ट करता है ना, मोस्टली वही करते हैं, जो कि अगर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ ऐसा एब्यूज़ या क्रूअल्टी अगर बच्चों के साथ हो रहा है तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाले पूरे न्यूज़ का जो इशू क्या है कि अमेंडमेंट हुआ है, राइट, अमेंडमेंट बैकफायर होगा। तो क्या अमेंडमेंट में किया गया है, वो बोल रहे हैं क्या कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ अगर क्रूअल्टी होता है तो वो तो खुद से करते नहीं हैं आपके कंप्लेन, उनके लिए उनके पेरेंट करेंगे या फिर चाइल्ड वर्किंग कमेटी या उससे रिलेटेड कोई NGOs होगा या चाइल्ड राइट बॉडी होगा तो वो करेगा। और चाइल्ड वर्किंग कमेटी भी पहली बार में रिपोर्ट दाखिल नहीं करता पुलिस स्टेशन में जा कर के, वो क्या करता है, सेटलमेंट करता है। चाइल्ड वर्किंग कमेटी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दायर नहीं करेगा, वो पहले करेगा सेटलमेंट करेगा इस इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, टॉक करेगा, बातचीत करेगा और सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, पेरेंट्स भी क्या होता है पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि पेरेंट्स एक्चुअली में कौन होते हैं, लेबरर्स होते हैं, डेली वेज लेबरर्स होते हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में किसके बच्चे रहते हैं, बेसिकली डेली वेज लेबरर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो अब उनको तो इतना पता भी नहीं होता कि वो क्यों जाए पुलिस के पास, है ना। साथ ही साथ वो क्या होता है, डेली वेज लेबरर्स हो रहे हैं, अगर वो पुलिस के पास जाएंगे, अगर कंप्लेन दाखिल हो जाता है और कल को अगर कोर्ट जाना पड़ता है तो वो उनका तो दिन चला जाएगा कोर्ट में ही, ठीक है। तो वो दिहाड़ी मजदूर हैं बेसिकली, डेली बेसिस पे काम करने वाले, उनका तो मजदूरी चला जाएगा, ठीक है। और वो इतने जागरूक भी नहीं होते कि वो ये सब करें। ये सारी इश्यूज़ चल रहा है, अब हमको इश्यूज़ को जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। एज ए एस्पिरेंट हमें इश्यूज़ को जानना भी ज़रूरी होता है हर चीज़ का। तो ये इश्यूज़ चल रहा है आपका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है बेसिकली, है ना, पुलिस भी आपका FIR लॉन्च नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया है, इसको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है, ठीक है। जुनेवल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट कर करके क्राइम को आपने नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है, ठीक है। कुछ क्राइम को उसने नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है, इसके कारण पुलिस पे FIR नहीं लिख सकती। उसके लिए पुलिस बोलती है कि आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ से ऑर्डर लेके आइए, तभी हम आप पे कार्रवाई करेंगे। इसी को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। दो तरह के होता है, एक होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में क्या होता है, ऐसे क्राइम जो कि हीनियस होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ठीक है। इस तरह का अगर कोई क्राइम होता है जिसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि आपको बिना आपको रिपोर्ट किए हुए या फिर बिना ऑर्डर के आपको अरेस्ट कर सकती है, साथ ही साथ आप पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर से। इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो आपको डायरेक्ट आके आपको मतलब समन कर सकती है, डायरेक्ट आपको है ना बुला सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती आपको डायरेक्ट नॉन कॉग्निजेबल में। उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा पुलिस को, या मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर देगा पुलिस को कि आप इस पर FIR कीजिए या आप इन्वेस्टिगेशन चालू कीजिए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है नया जुनेवल जस्टिस एक्ट में कि अब वहाँ पे क्राइम को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया है, जिससे पुलिस भी उसको डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है। उसके लिए मजिस्ट्रेट्स के पास जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट वहाँ से ऑर्डर देगा, तब जाके इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। तो ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं जिसको ना नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है। उसमें से हम कुछ ऑफेंसेस को हम लोग देख लेते हैं, जैसे है ना, जैसे आपका हो गया क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन बाय द CCI स्टाफ, यानी कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के स्टाफ्स हैं अगर वो क्रूअल्टी करते हैं किसी बच्चे के साथ, ठीक है, तो उस पर वो नॉन कॉग्निजेबल बन चुका है अभी बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर बेगिंग, यानी बच्चे अगर भीख मांगते हैं, ठीक है, यानी उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, बच्चे भीख मांग के अगर काम कर रहे हैं तो वो भी आपका नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है, ठीक है। बच्चों का खरीद और बिक्री, ये भी नॉन कॉग्निजेबल है। बच्चों को से स्मगल कराना या ड्रग्स को स्मगल कराना या सेल करना, ये भी नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है, ठीक है। बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है, और बच्चों को यूज़ करना एज ए मिलिटेंट,
में ये भी नॉन कॉग्निजेबल बना देगा। और बच्चों के साथ बच्चों को साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स देना, ये भी नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया। तो ये सारे चीज़ आपको नॉन कॉग्निजेबल हो चुका है बेसिकली, है ना। तो इसी पे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है इस जुनेबल जस्टिस एक्ट को, क्योंकि इसमें से इतने सारे जो क्राइम्स है जिसको आपने नॉन कॉग्निजेबल बना देने का कारण क्या हो रहा है, पुलिस के पास ये अधिकार ही नहीं है कि फर्स्ट प्राइमा फेसिया में जाकर आपको, है ना, अरेस्ट कर ले। अब उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा, मजिस्ट्रेट आपको बोलेगा, तभी जाके उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। ये आपका न्यूज़ बोल रहा है बेसिकली। मेन हमारा इसमें मुद्दा था जुनेबल जस्टिस एक्ट, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जुनेबल जस्टिस एक्ट है क्या एक्चुअली में। तो चलिए जुनेबल जस्टिस एक्ट को ख़त्म करते हैं पहले। जुनेबल जस्टिस एक्ट क्या बोलता है बेसिकली आपका, ये एड्रेस करता है आपका बच्चों जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं, ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनको केयर की ज़रूरत है, केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपका जुनेबल जस्टिस एक्ट आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, इसमें बेसिकली क्या होता है, बोर्ड क्रिएट होता है, और एक जुनेबल जस्टिस बोर्ड क्रिएट होगा, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये आपको करना ही करना है। इस एक्ट के थ्रू आपको 2 बोर्ड क्रिएट करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जुनेबल जस्टिस बोर्ड क्रिएट होगा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्रिएट होगा। और हर एक बोर्ड के अंदर या हर एक कमेटी में कम से कम एक महिलाएं होंगी, एक महिला मेंबर होनी ही होनी है, ठीक है। साथ ही साथ एक सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी क्रिएट होगा, ठीक है। सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी यानी बच्चे अडॉप्ट करने के लिए जो अथॉरिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, उसको स्टेटस दिया गया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, तो अभी वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा। साथ ही साथ कुछ नए ऑफेंसेस को भी इसके अंदर ऐड किया गया, जैसे इलीगल अडॉप्टेशन हो गया या चाइल्ड को मिलिटेंट के द्वारा यूज़ करने वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ को इस एक्ट के अंदर ऐड किया गया है। साथ ही साथ जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसको हम लोग CCI बोल रहे हैं, और इसी पे तो इशू चल रहा था अभी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है या फिर वॉलंटरी रन हो रहा है या फिर NGO के द्वारा रन किया जा रहा है। तो जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको मैंडेटरली रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इस एक्ट के थ्रू, है ना, विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा, है ना। अगर वो रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर आपको जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस एक्ट के तहत उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो या प्राइवेटली रन हो या फिर NGO हो या वॉलंटरी हो। बेसिकली इसमें ऐसे जुनेबल्स को ट्रायल किया जाएगा, ठीक है, ऐसे जुनेबल्स जो कि 16 से 18 साल के हैं उसको एडल्ट के रूप में ट्राई किया जाएगा अगर वो हीनियस क्राइम करते हैं तो, ठीक है। अगर वो क्राइम करते हैं, और ऐसा क्राइम कौन डिसाइड करेगा कि हीनियस है कि नहीं है, जुनेबल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे एडल्ट्स को, यानी 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं लेकिन उसको भी ऐसे एडल्ट के रूप में लिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे बच्चे कोई हीनियस क्राइम करते हैं, राइट। और ऐसे क्राइम का नेचर डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है, जुनेबल जस्टिस बोर्ड के पास है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये जुनेबल जस्टिस एक्ट है क्या, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिया। अब इससे कोई एग्जाम में रिलेवेंट क्वेश्चंस आएगा तो हम इसको आंसर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसका जो आपका जो करंट न्यूज़ है वो भी हमने पढ़ लिया कि कैसे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो हो रहा है, ठीक है, उसके और जो अमेंडमेंट के कारण जो नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया ऑफेंसेस को, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसको भी हमने एड्रेस कर लिया। तो यहाँ पे आपका ये जुनेबल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट जो था, ये न्यूज़ पूरा का पूरा टोटली कवर अप हो चुका है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं कहाँ पे है। उदयपुर बर्ड विलेज टू बी डिक्लेयर वेटलैंड, ठीक है, उदयपुर का बर्ड विलेज, है ना, वेटलैंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसको। अब उदयपुर का बर्ड विलेज है जिसका नाम है आपका मीनार विलेज। एग्ज़ाम सब में आ सकता है आपका कि मीनार विलेज क्या है, ठीक है। तो उदयपुर का जो मीनार विलेज है, अभी उसको मीनार विजल में एक है धांध लेक, ठीक है। ये हो सकता है आपको एग्ज़ाम में आ जाए डायरेक्टली कि उदयपुर में अभी धांध लेक है जिसको जो मीनार विलेज में है एक्चुअली, उसको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया। इससे एक फ़ायदा क्या हो रहा है वेटलैंड डिक्लेयर करने से, कि इसको अभी रामसर में रामसर वेटलैंड साइट्स होते हैं, रामसर के अंदर इसको जगह मिल सकती है,
क्योंकि अब वेटलैंड डिक्लेयर हो गया। अब इसको रामसर के अंदर जो जानना है उसमें भी ये जा सकता है। एक बार अगर रामसर में चला गया तो इसमें इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक बार रामसर में चला गया तो ये उदयपुर के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने बर्ड विलेज है जो धान में है, जो मीनार विलेज में है, उसको वेटलैंड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किस तरह के बर्ड आते हैं, यहाँ पे लोकल बर्ड और प्लस माइग्रेटरी बर्ड, ये दो तरह के बर्ड्स हैं जो यहाँ पे बहुत आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उदयपुर में, यहाँ पे ऑलरेडी उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के पास ऑलरेडी वहाँ पे दो ऐसे हैं जिसको रामसर कन्वेंशन में उन्होंने रखा है, ठीक है। पहला क्या है उनका, कोलाडो घाना, क्यूलाडो घाना और दूसरा भरतपुर, ठीक है। क्यूलाडो घाना भरतपुर में है और दूसरा हो गया आपका सांभर सॉल्ट लेक और क्यूलाडो घाना, है ना। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पर क्यूलाडो घाना जो कि भरतपुर में है और सॉल्ट लेक है, सांभर सॉल्ट लेक, ठीक है। ये दो आपका जो साइट्स है, वेटलैंड साइट्स है, ये ऑलरेडी रामसर में है, ठीक है, राजस्थान का। अब राजस्थान का एक और साइट जो आपकी मीनार विलेज के जो धांध, ठीक है, उसको भी उसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी रामसर में नहीं है। लेकिन हाँ, रामसर में जाने का रास्ता खुल गया है उसका। अगर रामसर में जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो दो लेक है बेसिकली, ब्रह्मा और धंध, इन दोनों को, है ना, वेटलैंड घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे लगता है न्यूज़ आपका और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक है टाइफाइड एसटीफी इज़ मोर ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। तो एसटीफी टाइफाइड जो कि स्टाइफी है एक्चुअली, वो ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट है। ड्रग रेजिस्टेंस उसमें होता है जो कि आप अगर उसको जो सपोज़ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में हम उसको ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। अब वो क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक पहले जिस मात्रा में एंटीबायोटिक दे रहे थे, अगली बार क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। और लास्टली क्या हो रहा है, धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है, वो इतना ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है कि उस पर एंटीबायोटिक काम करना असर बंद कर देता है। तो ऐसे को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। मतलब वो जो आप दवाई दे रहे हो, एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो उसमें फलने फूलने लगता है, इंस्टेड ऑफ उसको रुकना चाहिए था और उसमें फलने फूलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट। तो इस तरह से टाइफाइड का एसटाइफी है, वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी हमारा यहाँ पे कवर अप हो गया। तो इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में बस इतना ही आज के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो जय हिंद, थैंक यू।